गुड मॉर्निंग क्लास। कल आपने रासायनिक जो गुण होते हैं धातु के वो पढ़ने शुरू कर दिए थे। हमने क्या पढ़ा था, एक बार मैं रिकॉल कर रही हूँ। हमने ये पढ़ा था कि जब भी कोई धातु को हम जलाते हैं तो वो धातु का ऑक्साइड बनाते हैं, और जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारकीय होते हैं नेचर में, मतलब बेसिक होते हैं। इसका मतलब मेटल को जब कंबशन किया जाता है, बर्न करवाया जाता है, तो मेटल का ऑक्साइड बनता है। और मेटल ऑक्साइड जो होते हैं बेसिक होते हैं नेचर के अंदर। ठीक है। कुछ मेटल के ऑक्साइड्स जो होते हैं वो ना ही तो मतलब ना ही तो पूरी तरीके से हम ये कह सकते हैं ये पूरी बेसिक नहीं है, वो बेसिक भी होते हैं, एसिडिक भी होते हैं। इसका मतलब कुछ ऑक्साइड्स जो होते हैं वो क्षारकीय करैक्टर भी दिखाते हैं और अम्लीय भी दिखाते हैं। ऐसे ऑक्साइड्स को हम क्या बोलते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या बोलते हैं हम? उभयधर्मी ऑक्साइड। एम्फोटेरिक, ये हमने कल किया था। और जो नॉन मेटल होती है, वो अधातु जो होती है, वो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाती है। इसका मतलब अम्लीय ऑक्साइड्स होते हैं वो। तो ये हमने कल किया था। अब इसके बाद हम आते हैं कि जो ये भी हमने कर लिया था कि जो ऑक्साइड्स जो होते हैं जब हम उनको पानी में घोलते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, वो अपने आप को घोल के घुल जाते हैं वो। तो ऐसों को हम क्या बोलते हैं? हम उनको क्षार बोलते हैं। कि जो ऑक्साइड्स पानी में घुलनशील होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? क्षार बोलते हैं, एल्कली बोलते हैं। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया था। आज हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं कि क्या सभी धातुएं समान रूप से रिएक्ट करती हैं? तो हम कहेंगे नहीं, सबकी सक्रियता अलग अलग होती है। ठीक है। जैसे हमारी जो पोटेशियम और सोडियम धातु जो होती है, पोटेशियम और सोडियम धातु, वो इतनी ज़्यादा अभिक्रियाशील होती है कि हम उनको खुले में रख ही नहीं सकते। उनको हमेशा तेल के अंदर डुबो के रखा जाता है। क्यों रखा जाता है तेल में डुबो के? तो क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम उन्हें बाहर रख देते हैं, तो मान लो ये सोडियम का हमने टुकड़ा बाहर रख दिया, तो वो किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ। क्या बना देगा? सोडियम का ऑक्साइड। और हवा में ही नमी होगी, उस नमी से क्या बना देगा वो? NaOH। आपको ये थोड़ा समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा रिएक्शन करके दिखाती हूँ आपको। जो सोडियम आपने खुले में रखा वो हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके सोडियम का ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है ना, उसे जलाने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली इतना अभिक्रियाशील होता है कि अपने आप ही ऑक्साइड बना लेता है। और जब वो हवा में मौजूद पानी से रिएक्शन करेगा तो Na2O पानी से रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सब आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि जब हमने खुले में सोडियम को रखा तो क्या हो गया? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड में बदल गया। तो इसका मतलब हम खुले में तो रख ही नहीं सकते। दूसरी बात, अगर हम उसको जल में डुबो के रखते हैं, मान लो ये हमारा सोडियम है और हमने इसको पानी में डुबो के रख दिया। ठीक है, जैसे ही आप पानी में डुबोगे रिएक्शन हो जाएगी, ये हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। और हाइड्रोजन गैस जो निकलती है वो इतनी उस वक्त, क्योंकि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया इतनी एकदम से ना आग पकड़ लेगी कि हाइड्रोजन गैस क्या होती है? ज्वलनशील होती है, इनफ्लेमेबल होती है। और जो ये रिएक्शन जो अभी मैंने लिखी है ये ऊष्माक्षेपी है। इसका मतलब इसमें से हीट निकल रही है। तो क्या काम हो गए? दो काम एक साथ हो गए। एक तो हाइड्रोजन गैस निकल रही है और साथ में ऊष्मा भी मिल रही है। और हाइड्रोजन गैस को जैसे ही ऊष्मा मिलेगी वो क्या हो जाएगी? वो जलने लग जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया कि जब हम सोडियम को पानी में डालते हैं तो आग लगने लग जाती है। तो इसी वजह से इसको हम पानी में भी नहीं रख सकते। इसका मतलब ना सोडियम को ना पोटेशियम को हम पानी में रख सकते हैं, ना हम खुला रख सकते हैं। तो हमें ऐसी जगह पे रखना है कि ना तो उसके पास ऑक्सीजन जाए, मतलब ऑक्सीजन कैसे नहीं जाएगी? हवा नहीं जानी चाहिए। और ना ही उसको पानी भी लगना चाहिए। ना तो उसे पानी लगे ना उसे हवा लगे। तो ऐसी जगह में हम उसको तेल में डुबो के रख देते हैं या वैक्स में डुबो के रख देते हैं। मोम होता है ना, मोम को पैराफिन वैक्स, उसमें डुबो के रख देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? उसको इस तरीके से कवर करते हैं कि कहीं से भी वो हवा और पानी के संपर्क में ना आए। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो वो रिएक्शन करके आग पकड़ लेती है। तो इस वजह से हम उनको पानी में डुबो के नहीं रखते हैं। ठीक है, देखो ये लिख रखा है यहाँ पर कि पोटाशियम और सोडियम जैसी कुछ धातुएं इतनी तेजी से अभिक्रिया करती हैं कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेती हैं। तो इसी वजह से हम उसको क्या नहीं करते?
हम उसे खुले में नहीं रख सकते, ना ही पानी में रख सकते हो, ना आप खुले में रख सकते हो। तो हम उन्हें तेल में डुबो के रखते हैं। तो ये देखो लिख रखा है केरोसिन तेल में डुबो के रखते हैं। सारी धातुएं इतनी अभिक्रियाशील नहीं होती हैं, जैसे इसने नीचे दे रखा है जो एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक, लेड, ये जो धातुएं हैं ये इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं अभिक्रियाशील कि आग पकड़ लें, ये आराम से रह जाती हैं। लेकिन ये इतनी होती हैं कि हवा से रिएक्शन करके अपने ऊपर ऑक्सीजन की परत चढ़ा लेती हैं, ठीक है ना। तो बाद में फिर ऑक्साइड की जो परत होती है इन धातुओं को दोबारा से ऑक्सीकरण होने से रोकती है। इसका मतलब और उपचयन होना बंद हो जाता है। नहीं समझ में आया होगा, पता है मुझे। तो ये क्या है, मान लो ये हमारा कोई एल्युमिनियम है, ठीक है ना। एल्युमिनियम ने एक बार जब वो खुले में रखा हमने, उसने अपने ऊपर एल्युमिनियम की ऑक्साइड की कवरिंग बना लिया Al2O3। अब ये ढक गया ना चारों तरफ से, एल्युमिनियम तो दिखाई नहीं दे रहा कहीं से, सारी जगह से। तो क्या हो गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत आ गई। अब और ज़्यादा मतलब और ज़्यादा ऑक्सीजन से क्रिया नहीं होगी, इसे ही कह रहे हैं कि और ज़्यादा ऑक्सीकरण नहीं होगा, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और लेड ऐसी धातुएं होती हैं जिनके ऊपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। अब यही देखो, यही तरीका जो है हम कहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, एल्युमिनियम के बर्तनों को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हो क्या रहा है, हमने मान लो ये एल्युमिनियम का बर्तन लिया, शुरुआत में जब नया होता है तो हम उसको गर्म करते हैं तो उसके ऊपर ऑक्साइड की परत बन जाती है चारों तरफ से, ये बन गई। अब हम इसमें खाना बना सकते हैं तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऑक्साइड जो है वो इनर्ट होता है। जो एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है ना Al2O3, वो इनर्ट होता है, वो ज़्यादा अभिक्रिया किसी के साथ नहीं करता। तो हम आराम से यहाँ पर खाना बना सकते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम में जो होता है, हम पानी वानी गर्म करके उसको फेंक देते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो बना है वो हट जाए वहाँ से, जो एल्युमिनियम है वो एल्युमिनियम बाहर ना आए, रिएक्शन ना करे, उसके ऊपर चारों तरफ की कवरिंग आ जाएगी एल्युमिनियम ऑक्साइड की, तो फिर हम उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे ये अभी बताया कि एल्युमिनियम वगैरह तो अपने ऊपर परत बना लेते हैं, ठीक है। अब ये तो हल्का सा मतलब रूम टेम्परेचर पे ही काम कर रहे हैं। अब जो लोहा है, लोहे को आप गर्म करो तो लोहा जो होता है वो ज़्यादा विक्रियाशील नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि वो रिएक्शन ऐसे ही नहीं करेगा, जो कमरे का तापमान होगा उस पर नहीं करेगा, उसे जला के फिर हम उसका ऑक्साइड बना सकते हैं। तो पूरी धातु तो नहीं, उसके टुकड़े टुकड़े कर दो ताकि जल्दी से वो जले, तब जाके वो क्या बनाएगा, तब वो अपने ऊपर ऑक्साइड की परत बनाएगा, ठीक है। अब ये देखो, गर्म धातु पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। ये काली परत किसकी बात कर रहा है, कॉपर जो होता है ना बेटा, कॉपर को जब हम जलाएंगे तो काला काला पड़ जाएगा। काला इसलिए पड़ जाता है कि उसके ऊपर क्या बन गया, कॉपर का ऑक्साइड। और कॉपर ऑक्साइड जो होता है काले कलर का होता है। तो अगर हम तांबे को गर्म करेंगे तो वो काला पड़ जाएगा, ठीक है। और जो इसने बताया है सिल्वर और गोल्ड, ये अधिक तापमान पर भी क्रिया नहीं करते हैं। तो ये सब पढ़ाने का मतलब क्या था, अब मैं एक बार थोड़ा आपको बताती हूँ। अभी हमने लिखा था एक सोडियम, एक मैग्नीशियम, ये तो बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील थे। उसके बाद कौन आया था, उसके बाद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और लेड, ये थोड़े से उससे कम थे बट वैसे ज़्यादा हैं, अपने ऊपर ऑक्साइड की परत लगा लेते हैं। उसके बाद ये आयरन, ठीक है ना, कॉपर, और उसके बाद भी कौन है, सिल्वर और गोल्ड। अब आपको ये सारी चीज़ें तो याद रह नहीं सकती, एकदम से इतना सारा कैसे याद करेंगे। तो मैं आपको फिर से वही बताती हूँ जो एक बार पहले बता चुकी हूँ और वो आपको याद है। सक्रियता श्रेणी क्या बताई थी, सक्रियता श्रेणी सबसे पहले हमने बोला था पढ़ना से क्या बना था, पोटाशियम, ठीक है ना। पढ़ना, साइंस से क्या बना था, सोडियम, और साइंस में सी भी आता है ना, तो क्या बना, कैल्शियम। पढ़ना हो गया, साइंस हो गया, मैथ पढ़ा हुआ, मैथ में क्या होता है, मैग्नीशियम हो गया मैथ। और मैथ में ए भी आएगा तो ए से क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम, ठीक है ना। पढ़ना, साइंस, मैथ। उसके बाद हमारी अगली थी जिल और हाई कोर्ट का मैसेज। आई थिंक ये मैंने आपको करवा रखा है। ये इसका जिंक है, आयरन है, लेड है, हाइड्रोजन है, सी से कॉपर है, एम से मरकरी है, मरकरी को Hg बोलते हैं, सिल्वर और गोल्ड Ag और Au।
आई थिंक ये मैंने आपको करवा रखी है सक्रियता श्रेणी, पहले चैप्टर में विस्थापन करवाया होगा तब। तो अब आप देखो कि सक्रियता श्रेणी से आपको मदद मिली ना, कि पहली जो धातुएं हैं वो जो होती हैं वो तो इतनी ज़्यादा हैं तेज, की इतनी ज़्यादा अभिक्रियाशील हैं कि आग पकड़ लेती हैं खुले में रखा तो। जो बाद की नीचे वाली हैं उनको कमरे के तापमान पर भी वो अपने ऊपर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड की परत बना लेती हैं। जो दूसरी हैं जैसे जिंक वगैरह है, आयरन वगैरह, उनको गर्म करने के बाद उनके ऊपर परत जम जाती है। और जो कॉपर है उसके ऊपर और बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे तब जाके उसके ऊपर परत बनेगी और वो कॉपर ऑक्साइड काले कलर की परत बन जाएगी। और जो बाद में आई सिल्वर गोल्ड सबसे नीचे आई है, तो इसका मतलब सबसे कम सक्रियता है, तो इसका मतलब वो बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती है। तो अब आपको समझ में आ गया। तो इस तरीके से ये होती है सक्रियता श्रेणी, जिससे आपको पता चल गया कि कौन ज़्यादा अभिक्रियाशील है और कौन कम अभिक्रियाशील है। ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या बताया इन्होंने, एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग क्या होता है बेटा? एनोडीकरण। तो होता क्या है यहाँ पर कि अब हम एक बार इसको आपको अच्छी तरीके से बता देते हैं। देखो, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया होती है। तो हम क्या करते हैं, एल्युमिनियम जो होगा, जो भी हमारे पास आपने देखना कोई हम नॉर्मल बर्तन लेते हैं ना, वो सिंपल एल्युमिनियम का होता है। और जब हम कहते हैं ना कि भाई ये तो कंपनी का बर्तन है, जैसे कोई विनोद की कढ़ाई है या कुछ है, तो वहाँ पर लिखा होता है कि ये एनोडाइज्ड एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम की कढ़ाई होगी लेकिन एनोडाइज्ड एल्युमिनियम है। एनोडाइज्ड एल्युमिनियम का मतलब क्या होता है कि एल्युमिनियम जो है उस पर परत चढ़ाई गई है एल्युमिनियम के ऑक्साइड की, ठीक है ना। इसकी वजह से वो जो है ज़्यादा अच्छा बन जाता है, ज़्यादा सुरक्षित बन जाता है, खाने के लिए संक्षारण नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, एनोडाइज्ड एल्युमिनियम यूज़ करते हैं। करा कैसे जाता है ये? विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है ये प्रक्रिया, विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में हम? इलेक्ट्रोलाइसिस। ये अभी आप आओगे ना अगले चैप्टर में अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। वैसे तो मैं आपको बता देती हूँ कि होता क्या है इसके अंदर। ये एनोडीकरण करने के लिए यहाँ पर बेटा जब हम कोई भी सेल बनाते हैं ना, ये देखो ये हमारी एनोड है, ये हमारी कैथोड है, इसको हमने कनेक्ट किया। इस टाइप की आपने सेल कभी देखी होंगी? कभी भी नहीं देखी हैं तो ये सिर्फ आपको बताने के लिए है, ये एक्स्ट्रा ही है, सिर्फ समझाने के लिए। थोड़ा बहुत समझ में आएगा आपको, ज़्यादा आपको बाद में समझ में आएगा अगले चैप्टर में। आप पहले ये समझ लो, बल्कि अगले चैप्टर में नहीं, इसी चैप्टर में आएगा। ये इलेक्ट्रोलाइसिस है, इसी में आ जाएगा थोड़ा बहुत। तो हुआ क्या है, देखो हमने क्या कनेक्शन किया। ये मैंने बैटरी लगाई, ये बड़ा होता है, इसको पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं। ये कौन सा है? नेगेटिव टर्मिनल। तो ये नेगेटिव से कनेक्ट हो गया तो नेगेटिव आ गया इसके ऊपर, ये पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया तो पॉजिटिव आ गया। इतनी बात समझ में आ गई। तो बिजली की सहायता से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम अभिक्रिया कर रहे हैं जो वैसे पॉसिबल नहीं है, हो नहीं सकती, लेकिन बिजली की सहायता से हमने उसको एनर्जी दे दी ना, तो अब उसके अंदर अपघटन हो सकता है, टूटना शुरू हो सकता है। तो करते क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर एनोड जो है ये होती है एनोड, ये वाली प्लस वाली, ठीक है ना। इस पर ऑक्सीजन गैस निकलती है और एल्युमिनियम यहाँ पर हमने बना दिया, एल्युमिनियम की बना दी है एनोड, और ऑक्सीजन गैस यहीं पर निकल रही है। तो धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम के ऊपर परत बनती जाएगी ऑक्साइड की, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ क्रिया हो रही है। और ये जो हो जाएगा, ये एल्युमिनियम जो हमें मिलेगा ये एनोडाइज्ड एल्युमिनियम होगा। अगर तुम्हें इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, आप सिंपल ये समझो किया क्या हमने, वो मैं बता रही हूँ। मेन चीज़ कि आपका पहले ये सिंपल एल्युमिनियम था, ठीक है ना। ये एल्युमिनियम पर हमने बिजली की सहायता से कुछ ऐसी अभिक्रिया की इसकी इसके चारों तरफ कैसा वातावरण हो गया, ऑक्सीजन ही चारों तरफ आ गई। तो इसे ऑक्सीजन के साथ क्रिया करनी पड़ेगी, और कर भी लेता है क्योंकि अभिक्रियाशील होता है। तो इसके चारों तरफ किसकी परत आ गई, ये यहाँ पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत इसके ऊपर आ गई। तो अब ये एल्युमिनियम अंदर क्या रह गया, बिल्कुल सुरक्षित रह गया। और जो एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है ना, वो इनर्ट होता है। इसका मतलब उसके अंदर संक्षारण नहीं होता, कोरोजन नहीं होता, इनर्ट होता है, ज़्यादा अभिक्रिया नहीं करता है। तो इस वजह से ये एनोडाइज्ड एल्युमिनियम ज़्यादा अच्छा माना जाता है एज कम्पेरिजन टू सिंपल एल्युमिनियम के, ठीक है ना। तो जितने भी कंपनी वाले जो बर्तन होते हैं
कढ़ाई है, फ्राई पैन है, अगर कोई एल्युमिनियम का लेता है तो वो एनोडाइज्ड एल्युमिनियम के होते हैं। इसका मतलब उनके ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत बनाई गई। आप सिंपल ये ध्यान रखो। तो एनोडीकरण एक तरीके से क्या हो गया, एनोडीकरण हो गया कि एल्युमिनियम के ऊपर एक ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाने की अभिक्रिया है, उसको हम एनोडाइजेशन कहते हैं, एनोडीकरण कहते हैं। समझ में आ गया। एनोडीकरण करने से हुआ क्या है, एनोडीकरण करने से एल्युमिनियम के ऊपर ऑक्साइड की परत आ गई है, और वो जो ऑक्साइड की परत है वो ज़्यादा किसी से अभिक्रिया नहीं करती, ठीक है ना। और दूसरी बात ये भी होती है कि जो ये एल्युमिनियम बन जाता है उसके बाद एनोडाइज्ड एल्युमिनियम जो बन गया, इसको बहुत अच्छा आकर्षक बनाने के लिए अलग अलग कलर कर लेते हैं। देखा भी होगा आपने, कोई रेड कलर का आता है, कोई ग्रीन कलर का आता है, कोई ब्लैक कलर का आता है। तो वो क्या हो सकता है, उसके बाद क्या होगा, एनोडाइज्ड होने के बाद उसके ऊपर कलरिंग जो होती है वो ईजी हो जाती है, ठीक है ना। तो कंपनी वाले तो ऐसे रंग बिरंगे देते हैं ना, तो वो इसीलिए देते हैं ताकि आकर्षक लगे, लोग आए कि हाँ भाई ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, रंग बिरंगे बर्तन लेंगे। तो वो इस वजह से उसको दो फायदे हो गए, एक तो कोरोजन से बचा लिया और एक दूसरा आकर्षण हो गया उसके अंदर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम एनोडाइजेशन। ये हमने कर लिया, और यहाँ से आपको ये भी पता चल गया कि हमारी कौन सी धातुएं ज़्यादा अभिक्रियाशील होती हैं, कौन सी धातुएं कम अभिक्रियाशील होती हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल हम करेंगे जल के साथ अभिक्रिया। थैंक यू क्लास।